नमस्कार। मैं सुरजीत प्रियदर्शी एक बार मुखातिब हूँ आप लोगों के सामने। आज चर्चा है बजट 2021 के बारे में। इस बजट के बारे में विश्लेषण करूँगा, क्या खोया क्या पाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में सबसे अधिक हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया। इसके साथ ही साथ बैंकिंग, शिक्षा, इंश्योरेंस, किसान और गरीबों के बारे में भी कुछ न कुछ घोषणा की गई। सर्वप्रथम हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में आते हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस बजट में वित्त मंत्री के द्वारा 2.38 लाख करोड़ आवंटित किया गया, जो पिछले बजट से 135% ज़्यादा है। अर्थात इसे कहा जा सकता है कि पिछले बजट की अपेक्षा इस बार हेल्थ बजट में 135% की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही साथ कोविड-19 के लिए अलग से 35,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। अलग से 35,000 करोड़ की व्यवस्था इस बजट में कोविड-19 के, जिसमें टीकाकरण अभियान चलेगा, लोगों को टीका देना है। आगे जब हम आते हैं तो इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना लॉन्च किया है। पोषण और न्यूट्रिशन पर 5 साल में इस सरकार के द्वारा 2.87 लाख करोड़ खर्च करने का प्रावधान है। साथ ही साथ 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की घोषणा की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए 20,000 करोड़ की घोषणा की गई है। लेकिन इस बजट में फोकस किया गया है बंगाल, तमिलनाडु और केरल पर। ध्यान देने वाली बात है कि बंगाल, तमिलनाडु, केरल आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव बेस्ड बजट भी इस बजट को कहा जा सकता है। अब 7 टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन की व्यवस्था है। बिजली के क्षेत्र में भी 3 लाख करोड़ योजना लॉन्च की गई है। अगर एजुकेशन के क्षेत्र में आते हैं तो एजुकेशन के क्षेत्र में हायर एजुकेशन के लिए हमारे वित्त मंत्री काफ़ी चिंतित दिखे। उन्होंने 100 नए सैनिक स्कूल खोलने का प्रावधान रखा है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के द्वारा इसे पूरा किया जाएगा। लद्दाख, जो वर्तमान सरकार के द्वारा एक यूटी स्टेट बनाया गया है, वहाँ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की घोषणा की गई है। आदिवासियों के लिए आदिवासी के क्षेत्र में 758 एकलव्य स्कूल और अनुसूचित जाति के लिए इस बजट में 35,000 करोड़ उनके स्कॉलरशिप के लिए रखा गया है। आगे चलते हैं तो किसान के लिए इस बजट में कोई विशेष नहीं है। इस बजट को अगर किसानों को ऐसी आशा थी, किसान आंदोलन चल रहे हैं, उसको देखते हुए अनुमान ऐसा लगाया जा रहा था कि इस बजट में किसानों पर सरकार मेहरबान रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसानों के लिए केवल जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वह लागत का 1.5% बढ़ोतरी की गई है। लागत का 1.5% बढ़ोतरी की न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई है। इनकम टैक्स में जो सीनियर सिटीजन है उसमें भी 75 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए इनकम टैक्स में छूट दी गई है। वो इनकम टैक्स नहीं भर सकते हैं। बीमा के क्षेत्र में 74% तक एफडीआई की मंजूरी है। 74% तक बीमा के क्षेत्र में एफडीआई की मंजूरी सरकार ने दी है। साथ ही साथ एयर इंडिया को बेचने का फैसला किया गया है।
उसके साथ बीपीसीएल, एससीआई में सरकार अपने जो हिस्सेदारी है वह बेचेगी। सबसे बड़ी बात, अगर बैंक डूबता है तो वहाँ 5 लाख रुपया आपका सुरक्षित रहेगा। पहले 1 लाख रुपया की राशि थी, अब 5 लाख कर दिया गया है। इससे यह भी है कि बैंक भी डूब सकता है। अगर 5 लाख से ज़्यादा रुपया आपके बैंक में है तो उसे डूबने पर सरकार केवल 5 लाख रुपये का ही रिस्क उठाएगी। आगे चलते हैं कि इस बजट में मध्यम वर्ग के लिए, जो सैलरी बेस्ड लोग हैं, उनको झटका ही लगा है, उनके लिए कोई लाभ नहीं है। अगर हम देखते हैं क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, तो इस बजट में हम देखते हैं कॉटन, सिल्क, प्लास्टिक, लेदर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ऑटो पार्ट्स, सोलर प्रोडक्ट, मोबाइल चार्जर, इम्पोर्टेंट कपड़े, एलईडी, एसी, शराब, ये सब महंगे हुए हैं। सस्ता क्या हुआ? आम जीवन के लिए तो कुछ हुआ नहीं। नायलॉन कपड़े, लोहा, स्टील, कॉपर, सोना, चांदी आदि सस्ते हुए हैं। देखा जाए तो ये बजट कोई खास नहीं है। सरकार के पास ऑप्शन भी ज़्यादा नहीं था। सबसे बड़ी बात मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, डीजल और पेट्रोल पर, डीजल पर 2 रुपये 50 पैसे और पेट्रोल पर 2 रुपये 50 पैसे और डीजल पर 4 रुपये का कृषि सेस लगाया गया है, और इसका दूरगामी प्रभाव आम जनता पर पड़ने वाला है। तो यह आज का यही है बजट की झलकियाँ। धन्यवाद।